सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ऊष्मा और ताप। इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका थ्योरी से क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भर भर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या भर भर के न्यूमेरिकल? अगर आपका एक सेट है, उस सेट में लगभग आपके 6 से 7 क्वेश्चन इसी चैप्टर से, और वो भी न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं मैं। 6 से 7 क्वेश्चन, वो भी न्यूमेरिकल, और उसके बाद जो थ्योरी से पूछे जाते हैं वो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। तो मतलब आपके यहाँ से 10 क्वेश्चंस बन जाएंगे, और 10 क्वेश्चंस का मतलब 40 नंबर। अगर एक क्वेश्चंस का नंबर 5 है तो आपका 50 हो जाएगा, और अगर 4 है तो 40 हो जाएगा। जैसे यूपी पॉलिटेक्निक में 4 होता है, बिहार पॉलिटेक्निक में ज़्यादा होता है, झारखंड पॉलिटेक्निक में लगभग ऐसे ही होता है। तो जहाँ पर चाहे जो किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे झारखंड, बिहार, यूपी, जहाँ में हिंदी में पेपर आता है ना, वो लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ना फिजिक्स बदलने वाली है, ना आपके वहाँ जैसे दिल्ली में हो तो न्यूटन का नियम नहीं बदलने वाला है, झारखंड में हो तो न्यूटन का नियम नहीं बदलेगा, एक ही नियम लगेगा, ठीक है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ टॉपिक पर। तो सबसे पहला टॉपिक ही है आपका चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ऊष्मा और ताप। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऊष्मा कहाँ प्रयोग होता है, जैसे ऊष्मा क्यों प्रयोग किया जाता है? ऊष्मा जैसे हमारे शरीर की गर्मी, ठीक है। क्या हुआ, जैसे क्या हो गया, आपको ठंड में ठंडी लगती है, तो उससे हमें ऊष्मा की कब जरूरत पड़ती है? आग जलाते हो तो उससे ऊष्मा निकलता है, तो वही हमारे शरीर में शरीर को गर्म रखती है, ठीक है। ये चीजें होती है। तापमान, ताप किस चीज की? जैसे शरीर है, शरीर आपका कितना गर्म है, ठीक है, कितना गर्म है, उसका तापमान कितना है, उसको ताप कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आइए मैं समझता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। हाँ, ये तो ऊर्जा है, क्योंकि दोनों का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक प्रकार से ऊर्जा है, ठीक है, जो अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। क्या होता है? जो अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। ये चीज ध्यान से पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा के कारण, किसके कारण? अगर अणु की गति कर रही है तो उसमें ऊष्मा क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगा। क्यों? जैसे आप क्या करते हो, ठंडियों में दौड़ते हो, ठीक है, अगर मान लो गर्मियों में भी दौड़ते हो तो पसीना निकलने लगता है, क्योंकि ज्यादा गर्मी लग जाती है। लेकिन अगर ठंडी में दौड़ते हो तो आपको गर्मी महसूस होने लगती है। क्या होने लगती है? ठंडी में जब दौड़ते हो तो आपको गर्मी महसूस होने लगती है, मतलब आपका जो शरीर है वो गति कर रहा है, इसलिए आपको क्या करने लगेगी? गर्मी महसूस होने लगेगी, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे जब दो हाथ को मसलते हो, एक साथ रगड़ते हो, दोनों हाथ को क्या करते हो, ठंडियों में रगड़ते हो ना, तो उसमें क्या हो जाती है? उसमें गर्मी महसूस हो जाती है, ठीक है। महसूस होती है कि नहीं? अभी आप लोग रगड़ कर देखो, दोनों हाथ को रगड़ो तो आपको गर्मी महसूस होगी हथेली पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। जैसे अब ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह कैसे होगा? जैसे मान लो कोई एक बॉक्स है ये, ठीक है, जिसका ताप कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। और कोई एक बॉक्स है ये, ठीक है, जिसका ताप क्या है? जिसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो क्या होगा? ऊष्मा में अंतर है ना, ऊष्मा में क्या है? अंतर है, मतलब क्या है? ताप में अंतर है। कितना है? एक 10 है, एक 30 है। तो क्या होगा? जो 30 है, 30 से 10 की ओर जाएगा, और कितना कितना हो जाएगा? जब दोनों में ऊर्जा का ट्रांसफर हो जाएगा, जब ताप का ट्रांसफर हो जाएगा, जब ताप का ट्रांसफर कैसे होगा? जैसे देखो, ये कितना है? 30 है और वो 10, तो 30 और प्लस 10 क्या हो जाएगा? 30 प्लस 10 और बाई 2 क्या हो जाएगा? बाई 2, क्योंकि दो वस्तु है ना, तो बाई 2 हुआ। अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसमें होगा
30 प्लस 10 40 और 40/2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। अब 20 इसमें भी बचेगा, इसका भी 20 सेल्सियस हो जाएगा और प्लस इसका भी 20 सेल्सियस हो जाएगा, तो दोनों वस्तु का क्या हो गया बराबर। इसी के कारण क्या होता है 30 से 10 की ओर क्या होगा ऊर्जा का ट्रांसफर होगा। क्या होगा ऊर्जा का ट्रांसफर होगा, उसी को हम कहते हैं। ठीक है, अब देखो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है जूल होता है, जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया एसआई मात्रक केल्विन। ठीक है, एसआई मात्रक जूल और ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, दोनों दिया गया है यहाँ पर। देखो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल दिया गया है, जबकि ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ऊष्मा तथा ताप में अंतर। ऊष्मा और ताप में अंतर क्या है, देखो क्या कह रहा है ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। क्या होता है ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। जैसे जैसे क्यों ताप बढ़ता है, ऊष्मा को हम Q से लिखते हैं और बराबर क्या होता है mRT होता है। क्या होता है mRT। ठीक है, क्या होता है mRT होता है। ठीक है, तो देखो क्या है Q क्या होता है प्रोपोर्शनल टू टी के, किसके प्रोपोर्शनल टू टी के प्रोपोर्शनल टू होता है। अगर ऊष्मा बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा अगर ऊष्मा बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सूर्य है, ये सूर्य है। ठीक है, और ये टेम्परेचर है, क्या है ये टेम्परेचर है। उसके बाद ये बर्फ है। ठीक है, क्या हुआ ये बर्फ है। ठीक है, बर्फ का टेम्परेचर पहले जो टेम्परेचर मापा जाता है, जैसे जो थर्मामीटर मान लो ये थर्मामीटर है। ठीक है, मान लो थर्मामीटर है ये, और नापा गया किसी का सेल्सियस कितने 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये पहले नापा गया। ठीक है, सूर्य का, लेकिन फिर क्या किया गया बर्फ में नाप दिया गया। बर्फ में नापा गया तो उसका क्या हो गया 1 डिग्री सेल्सियस आ गया। क्या आ गया बर्फ का क्या आ गया 1 डिग्री सेल्सियस आ गया। उसके बाद क्या माप दिया गया सूर्य के पास लेकर जाया गया, बस बर्फ पिघल गया और इसका डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब ताप भी बढ़ गया। वही कारण है ऊष्मा अगर बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा अगर ऊष्मा बढ़ता है तो ताप भी बढ़ेगा। तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, अब ये आता है तापमान के मापन। ठीक है, का स्केल। जैसे अगर तापमान को मापना है सेल्सियस में तो 0 डिग्री से सेल्सियस से उच्चतम कितना होगा, न्यूनतम कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, उसके बाद केल्विन को कितना होगा 273 से 373 तक। ठीक है, उसके बाद फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट से 202 फ़ारेनहाइट तक। उसके बाद क्या होगा अगर आपको क्या है यहाँ पर रियूमर। ठीक है, रियूमर 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री रूमर से 80 डिग्री तक। और रैकिंग क्या होगा यहाँ पर होगा 492 रैकिंग से 672 तक। ठीक है, ये आपका है, इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये स्केल ज़्यादा पूछता है। और मैं आपको ये बता दूं सबसे ज़्यादा स्केल ये दोनों पूछेगा, ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये तो निकाल सकते हो, ये चीज़ें निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, ये क्या कर सकते हो, ये तीनों तो आप खुद निकाल सकते हो, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद सूत्र क्या आता है आपका, सूत्र ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र, सेल्सियस को किस में फ़ारेनहाइट में बदलना, फ़ारेनहाइट को किस में रेनन में बदलना, उसके बाद क्या केल्विन में बदलना। ये सारी चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा। आप लोग इन सभी चीज़ों को याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर आता है नोट पॉइंट। ठीक है, देखो नोट पॉइंट क्या है, 0 केल्विन या -273 सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अगर 0 केल्विन हो या -273 सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहते हैं। ठीक है, समझ आया। उसके बाद 0 केल्विन या -273 सेल्सियस क्या होता है, संसार का सबसे न्यूनतम ताप होता है। क्या होता है, संसार का सबसे न्यूनतम ताप होता है। 2 पॉइंट। उसके बाद 0 केल्विन -273 पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है। ठीक है, जो गैस का आयतन होता है ना वो शून्य हो जाएगा, और अर्थात इस
तापमान पर गैस ठोस के रूप में ले लेता है। ठीक है, इतने तापमान पे समझ लो ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, इतने सेल्सियस पर, ठीक है, इतने सेल्सियस -200 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पर क्या होता है, गैस का आयतन शून्य हो जाएगा, अर्थात इस तापमान पर गैस ठोस का रूप ले लेता है। ठीक है, गैस जो होगा वो ठोस का रूप ले लेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। और हाँ, अब आता है तीसरा इंपॉर्टेंट बात, चौथा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो क्या होगा 0.16 सेल्सियस, क्या होगा 16 सेल्सियस पर जो पानी है ना, पानी तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। ठीक है, 0.16 सेल्सियस पर पानी जो है वो तीनों अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस। ये बहुत ही मेन पॉइंट है। ठीक है, पानी क्या हो सकता है, तीनों अवस्थाओं में हो सकता है 0.16 पर। ठीक है, या 273 केल्विन को जल का क्या कहा जाता है, 273 केल्विन को क्या कहा जाता है, त्रिक बिंदु कहा जाता है। अब त्रिक बिंदु पर जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं, जो अवस्था है अर्थात ठोस, द्रव और गैस, अपनी अवस्था में परिवर्तित नहीं कर पाता। ठीक है, समझ आया। अब देखो यहाँ पर, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, वो तीनों अवस्थाओं में हो सकता है, जो जल होगा ना वो तीनों अवस्थाओं में हो सकता है, क्या होगा 200 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अब आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं यहीं पर, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है, दोनों -40 डिग्री पर। ठीक है, क्या होगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब बराबर होगा, -40 डिग्री पर। कितने पर, -40 डिग्री पर दोनों बराबर होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, किस पर, -40 पर। ठीक है, समझ में आया ना। अब यहां पर देखो, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्या कह रहा है, पूर्ण विकिरण उत्तरमापी। ठीक है, उत्तरमापी, ठीक है, पूर्ण विकिरण उत्तरमापी। अब यहां पर देखो इसका मतलब क्या है, यह तापमापी स्टीफन, ठीक है, यह तापमापी यंत्र मतलब स्टीफन के नियम का काम करता है। देखो क्या कह रहा है, यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। इनके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु को उत्सर्जित या विकिरण ऊर्जा E, ठीक है, उत्सर्जित या विकिरण ऊर्जा E की मात्रा उसके ताप, क्या है, परम ताप के चतुर्थघाती के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, परम ताप क्या होता है, T, इसके क्या होगा, इसके चतुर्थघाती के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, जो विकिरण ऊर्जा होगा, विकिरण ऊर्जा क्या होगा, E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, क्या होगा, E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। ये स्टीफन ने बताया था। क्या बताया, स्टीफन ने। ठीक है, अब स्टीफन का नियतांक क्या होता है, सिग्मा। जैसे ही आप लोग क्या हटाओगे, प्रोपोर्शनल टू हटा दोगे, वहां पर एक नियतांक आ जाएगा सिग्मा, जो कि यहां पर आपको दिया गया है। ठीक है, जो कि यहां पर आपको दिया गया है। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट भी एक एक पॉइंट समझो, क्योंकि ये पॉइंट, ये जो लेसन है ना, ये आपको बोरिंग लग सकता है। ठीक है, ये लेसन जो है ये आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन आपको पढ़ना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, इस तापमापी को वस्तु के संपर्क में रखने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इस जो तापमापी है, जैसे आप लोग थर्मामीटर लेते हो, अपने मुंह में रखते हो ना, जब बुखार जांच करवाने जाते हो तो मुंह में रखते हो। ठीक है, ऐसे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये जो तापमापी है इसकी जरूरत ऐसे नहीं पड़ती। क्या करना पड़ता है, देखो, इससे सूर्य के तापमान, जो सूर्य का तापमान मापा जाता है, इससे क्या किया जाता है, सूर्य का तापमान मापा जाता है, जो कि नीचे से ही माप लेते हैं। जैसे देखो, इससे लगभग कितने 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान मापते हैं। ठीक है, जो ये जो यंत्र होगा, इससे 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान मापते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। अब यहां पर देखो क्या किया जाता है, ये नोट पॉइंट क्या कहा है, तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है। कैसे आयतन बढ़ता है, अब सर समझाइए ना, आयतन कैसे बढ़ जाएगा, हम जानते ही नहीं आयतन कैसे बढ़ जाएगा। आइए समझाते हैं। अगर तापमान बढ़ेगा, मान लो
कोई क्या है, कोई वो है, क्या कहते हैं, जल मतलब लिक्विड है, क्या है, द्रव है, कोई क्या है, द्रव है, ठीक है। और द्रव पानी है, मान लो पानी, पानी को क्या किया गया, पानी को किया गया गर्म, कितने डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तब वो क्या बनने लगेगा, भाप, क्या बनने लगेगा, भाप बनने लगेगा। और जब भाप बन जाएगा और भाप को भी गर्म करोगे, क्या करोगे, भाप को भी गर्म करोगे तो फैलने लगेगा, क्या होने लगेगा, अणु फैलने लगेगी, मतलब आयतन बढ़ने लगेगा, क्या होने लगेगा, आयतन खूब बढ़ जाएगा। और गैस, गैस का आयतन जितना गर्म करोगे उतना वो फैलता जाएगा, उतना उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, क्या होगी, उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तब आपका आयतन बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आया। अब वही चीज, घनत्व का फार्मूला तो जानते हो, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, और अगर आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहां से कुछ प्रश्न आपके हूबहू एकदम ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट से आपके क्वेश्चंस ना हूबहू एकदम पूछे जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, ऊष्मा संचारण की विधि। अब ऊष्मा संचारण की विधि कितनी विधियां होती हैं, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि, ठीक है, ये 3 विधियां होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं चालन विधि। अब चालन विधि क्या होता है, आइए यहां पर समझते हैं। देखो चालन विधि क्या होता है, यहां पर आसानी से समझते हैं गुरु। आओ, चालन विधि ये तो आप लोग जान गए कैसे होता है। मान लो आपका ये ऊष्मा संचारण कैसे होता है। ऊष्मा संचारण, मान लो कोई बॉक्स है, कोई क्या है, कोई प्लेट है जिसमें ना कोई भदेली मान लो या खाना बनाने वाला कोई भी चीज है, ठीक है, कुकर मान लो, कुकर, ठीक है, कुकर मान लो। अब ये कुकर है और नीचे से क्या लगाया गया, आग। तो पहले क्या होगा, संचारण कैसे होगा, पहले क्या होगा, आग किस में लगेगा, सबसे पहले आग किस में लगेगा, आग नीचे लगेगा, यहाँ पर गर्मी उत्पन्न होगी तो इसके कुकर के ना पहले नीचे वाले तली पर गर्मी करेगी, ठीक है। अब नीचे वाले तली पर जब गर्मी हुई, ठीक है, मान लो ये आपका कुकर हो गया और यहाँ से आग लगा, ठीक है। अब नीचे वाले तली पर गर्मी यहाँ से उत्पन्न हुई और यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, मतलब वस्तु नहीं, कोई पदार्थ रखा हुआ है। अब ये पदार्थ क्या होगा, धीरे धीरे नीचे वाला पदार्थ गर्म होगा। अब ये नीचे वाला पदार्थ गर्म हुआ, अब जब ये गर्म होगा तो ये हल्का हो जाएगा। कोई भी चीज अगर गर्म किया जाता है, जैसे जल को गर्म करोगे तो वो हल्का होने लगेगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दोगे तो गैस का धारण कर लेगा, क्या कर देगा, गैस की अवस्था, तो वो हल्का होने लगेगा। गैस क्या होने लगता है, हल्का होने लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हल्का होगा। और कोई भी चीज हल्का होता है तो क्या होता है, वो ऊपर उठ जाता है। और कोई भी चीज अगर वजनदार होता है वो तो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला कण रहेगा ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे ये ऊपर जाएगा और ऐसे ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। जो ऊपर वाला कण रहेगा ऐसे ये नीचे आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा का संचारण। क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ऊष्मा का संचारण, जो कि आपको चित्र में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, जो कि आपको चित्र में दिखाया गया है। समझ में आया, ये चित्र तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा बेहतरीन ढंग से। इतना समय क्यों ले रहा हूं, इतना समय मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है। आओ, अब चालन क्या होता है, आपने कभी ऐसा किया है, कभी ये चीज तो किए होगे। आओ मैं समझाता हूं, नहीं किए हो तो अभी जाकर कर लो, ठीक है। यहां पर देखो, चालन कभी ऐसा आपने किया है, एक तरफ लोहा गर्म करते हो, मान लो कोई लोहा है, ठीक है, लोहे को एक तरफ गर्म करते हो, इस तरफ गर्म करते हो, तो कुछ देर बाद गर्मी यहां पहुंच जाती है, ठीक है। आप इस तरफ नहीं गर्म किए, जो ये इस तरफ है ना, आपने इस तरफ तो नहीं गर्म किया ना, लेकिन गर्मी यहां से दे रहे थे, आप यहां से गर्मी दे रहे थे, इसे जला रहे थे, लेकिन वो धीरे 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 चालन करते अणुओं के बीच चालन करते 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 यहां पर पहुंच गया। वो ऊष्मा क्या पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। पहुंचता है कि नहीं, अगर अभी तक नहीं गर्म की हो तो आपके घर में हंसिया रखा होगा, खुरपा रखा होगा, जाकर, ठीक है, उसे गर्म करना और लोहे को पकड़ लेना। एक तरफ गर्म करना खूब देर तक, उसके बाद दूसरी तरफ लोहे को पकड़ लेना। फिर क्या होगा,
आपका हाथ जल जाएगा। अब ये बताओ, जो मम्मी ना जिस पर रोटी बनाती हैं, तावा, तावा का जो वो होता है जिस पर रोटी बनाती हैं, वो होता है किसका? वो किसका होता है? लोहे का होता है। लेकिन तावे का जो डंठल होता है, जो पकड़ना है, ठीक है, जो पकड़ने वाली चीज होती है तावे को उतारने के लिए चूल्हे पर से, वो लकड़ी का क्यों होता है? यही कारण है। चालन की वजह से ऊष्मा उस डंठल पर भी पहुंच जाता, जो पकड़ना था, जो पकड़ने का यंत्र था, जो पकड़ने वाला बनाया नहीं जाता, वो पकड़ने वाला क्या हो जाएगा, उसमें भी ऊष्मा पहुंच जाती। ठीक है, इसलिए उसमें क्या लगाया गया? लकड़ी का। और लकड़ी में चालन बहुत कम मात्रा में, मतलब होता ही नहीं। ठीक है, लकड़ी में चालन होता ही नहीं। ठीक है, आप देखो, होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, आपको अनुभव नहीं होगा। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, यह ऊष्मा संचारण की वह विधि है जहां ऊष्मा का संचारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं की गति की मतलब अणु गति भी नहीं करेगा और संचारण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? और संचारण हो जाएगा। मैंने आपको वही लोहे वाला क्या समझाया। यहां पर क्या दिया गया है? आपको गर्मी दिया गया है, तो इसके अणु यहां पर गर्मी पहुंचेगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके यहां पर गर्मी पहुंच जाएगा। ठीक है, वही चीज मैंने बताया। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, ठोस में ऊष्मा का संचारण इसी विधि द्वारा होता है। ये इस विधि द्वारा ऊष्मा, ठोसों में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? इसी विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा। ठीक है, अब होता है यह ऊष्मा संचारण की सबसे धीमी गति वाली है। ठीक है, ये धीरे धीरे होगा। मान लो किसी लोहे को एक तरफ गर्म करते हो, एक तरफ गर्म करते हो, इस तरफ गर्म करते हो, तो ये धीरे 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 होगा। ठीक है, ये धीरे धीरे होगा। ठीक है, समझ में आया? अब मैं आपको यही एग्जाम्पल दे देता हूं, यही एग्जाम्पल दे देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे दोगे सर? आइए समझाता हूं। देखो, आपने क्या रखा यहां पर? कुकर रखा, रखे ना कुकर, कुकर रखे, और उसके बाद क्या किए? यहां से गर्मी दे रहे हो। क्या कर रहे हो? यहां से गर्मी दे रहे हो, तो यही तल गर्म होना चाहिए। ये तल क्यों गर्म हो गया? यहां पर बगल वाला तल, ये बताओ, ये बगल वाला तल क्यों गर्म हो गया? इसे छूकर देखो क्यों गर्म हो गया? वो चालन की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? चालन की वजह से हुआ। समझ में आया? यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, अब यहां पर आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या? मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया। देखो क्या कह रहा, लोहे की कुर्सी और लकड़ी की कुर्सी की तुलना करने पर लोहे की कुर्सी अधिक ठंडा या अधिक गर्म प्रतीत होती है। ठीक है, अगर मान लो ठंडी में अगर लोहे की कुर्सी छुओगे तो क्या होगा? ठंडी में ठंड, बहुत अधिक ठंड लगेगी, और अगर गर्मी में छुओगे तो वो हल्का गर्म लगेगा। ठीक है, और क्योंकि लोहे में चालन अधिक होता है, क्या होता है? लोहे में चालन अधिक होता है, इसी के कारण। और जो लकड़ी होता है, लकड़ी में चालन कम होता है, इसीलिए वो ठंडा प्रतीत होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मिट्टी के बर्तन तथा स्टील के बर्तन की तुलना करने पर स्टील का बर्तन में चाय पीना मुश्किल होता है, क्योंकि स्टील के बर्तन में चाय पीना मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि स्टील का बर्तन ऊष्मा का चालन तेजी से करता है। ठीक है, क्योंकि वो धातु है तो ऊष्मा का चालन तेजी से करेगा, और क्या है? लकड़ी अधातु है, मतलब वो ऊष्मा का चालन बहुत कम तेजी से करेगा। ठीक है, अब यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, संवाहन। ठीक है, संवाहन क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो संवाहन क्या होता है इसके बारे में आसानी से पढ़ लेते हैं। देखो, संवाहन या ऊष्मा संचारण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का संचारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं की गति के कारण होती है। ठीक है, जैसे देखो यहां पर क्या कहा मैंने, आपको ऊपर ही बताया था ना, कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूं चित्र। द्रव और गैस में ऊष्मा का संचारण इसी विधि द्वारा होता है, द्रव और गैस में। ठीक है, जैसे देखो ये मैंने आपको बताया था ना कि नीचे से आग लगाया गया। ठीक है, नीचे से आग लगाया गया, जो नीचे का अणु है वो गर्म होगा। क्या होगा? नीचे का अणु, जल का जो नीचे का अणु है वो गर्म हुआ, और गर्म होकर वो ऊपर उठने लगा।
ठीक है। गर्म होगा तो हल्का होगा, और हल्का होगा तो ऊपर उठेगा, और जो भारी वाला धातु होगा, ये जो भारी वाला तत्व होगा वो नीचे आएगा। तो वही चीज, जो ऊपर वाला भारी होगा और नीचे वाला गर्म होके हल्का होगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। यही चीज मैंने आपको समझाया था, ये संवहन विधि है। और द्रव और गैस में इसी विधि द्वारा क्या होता है, ऊष्मा का चालन होता है, मतलब ऊष्मा का संवहन होता है। चालन की तुलना में इसमें ऊष्मा का संचारण अधिक तेजी से होता है। चालन की तुलना में इसमें ऊष्मा का जो संचारण होता है ना, अधिक तेजी से होता है। अब आता है विकिरण। विकिरण क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, ऊष्मा, ठीक है, इसे समझते हैं। या ऊष्मा संचारण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा संचारण बिना माध्यम के या माध्यम रहने पर या माध्यम को बिना गर्म किए किया जा सकता है। ठीक है, बिना गर्म किए। कैसे? जैसे देखो, यहां पर क्या है, थर्मल एनर्जी है। ठीक है, क्या है, थर्मल एनर्जी है जो कि सन से प्राप्त होती है। क्या होती है? सन से प्राप्त होती है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पृथ्वी तक आती है। ठीक है, क्या होती है, हमारे पृथ्वी तक आती है थर्मल एनर्जी। उसी को क्या कहते हैं, मतलब किसी माध्यम के द्वारा थोड़ी हुआ है, किसी माध्यम के द्वारा थोड़ी, माध्यम है, इसमें भी माध्यम है, वायु है, ईथर है। ठीक है, वायुमंडल में ईथर है, और जैसे वायु है, गैस है, नाइट्रोजन है, ये सब तो है। लेकिन ये ऊष्मा कैसे, बहुत दूर है ना, बहुत लाखों करोड़ों बिलियन मीटर दूर होगा। ठीक है, ये जो सूर्य है ये बहुत दूर है, तब हमें ऊष्मा कैसे प्रदान कर देता है इतना ऊष्मा। ठीक है, ये होता है विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। ठीक है, ये क्या होता है, विकिरण द्वारा। यहाँ पर जैसे आप क्या करते हो, आप ठंडियों में क्या करते हो, ठंडी आने वाली है, ठंडियों में क्या करते हो, ठंडियों में आप लोग आग जलाते हो, और आग जलाते हो और आग से थोड़ा दूर हाथ को करते हो कि नहीं, फिर वो किसके द्वारा आपको गर्मी प्रदान कर देती है, क्योंकि आग को तो ऊपर ही जाना चाहिए ना, केवल ऊपर ही लगना चाहिए, क्यों बगल में लग रहा है, बताओ। ये विकिरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये विकिरण द्वारा होता है। ठीक है, समझ में आया। और इसमें ऊष्मा का संचारण तीव्र विधि द्वारा होता है। विकिरण का ना सबसे तीव्र विधि द्वारा ऊष्मा का संचारण होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समझ आया। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, यहां पर ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इससे समझते हैं। देखो ये क्वेश्चंस कह रहा है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा, जबकि वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। देखो क्या होता है, पहुंचती ऊष्मा तो पहुंचती विकिरण विधि द्वारा, लेकिन जबकि वायुमंडल गर्म किससे होता है? संवहन विधि द्वारा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब यहां पर देखो, भट्टी की ऊष्मा मनुष्य तक पहुंचती है विकिरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। ठीक है, समझ में आया। अब कुछ नोट पॉइंट दिया गया है, उस नोट पॉइंट को आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, धातु के टेबल पर रखी चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, और लकड़ी के टेबल की तुलना में, क्यों लकड़ी के टेबल की तुलना में, क्यों? क्योंकि धातु के टेबल में चालन या संवहन या विकिरण या वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण। क्यों? देखो पहला नंबर, धातु का कोई टेबल रहेगा, ठीक है, वो पहले ठंड रहेगा, ठीक है, और आपकी चाय गर्म रहेगी। ठीक, क्या रहेगी? आपकी चाय गर्म रहेगी, और चाय जब गर्म रहेगी तो चाय का ऊष्मा क्योंकि मैंने आपको बताया है, अगर ताप, किसी का ताप ज्यादा है और किसी का ताप कम है तो ज्यादा वाला कम की तरफ भागेगा। क्या होगा? ज्यादा वाला कम की तरफ भागेगा। तो वही चीज यहां पर भी हो रहा है। ठीक है, ज्यादा वाला किस पर भागेगा? कम की तरफ भागेगा। तो ये रहा। उसके बाद आपका आता है न्यूटन का शीतलन का नियम। ठीक है, क्या आता है? न्यूटन के शीतलन का नियम। इस नियम में क्या हुआ, आइए समझते हैं। क्या कह रहा है? किसी पिंड के ऊष्मा का ह्रास मतलब ऊष्मा का कमी, ह्रास की दर उस पिंड के ताप तथा उसके चारों ओर के माध्यम के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। दूसरे शब्दों में बात करते हैं, क्या कह रहा है? दूसरे शब्दों में हम कहते हैं बहुत ही अधिक गर्म
से थोड़े ठंडे होने में जितना समय लगता है, थोड़ा ठंडा से पूरे ठंडे होने में उससे अधिक समय, क्या कहते हैं, उससे उससे अधिक समय लगेगा। ठीक है, क्या होगा, मान लीजिए बहुत अधिक गर्म है, उसे थोड़ा ठंड होने में जितना समय लगेगा, और अगर जो थोड़ा ठंडा है उससे पूरा ठंडा होने में उससे अधिक समय लगेगा। मान लीजिए कोई वस्तु 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उससे क्या करना है, 90 डिग्री सेल्सियस जितना ठंडा होने में लगा। ठीक है, ये जो 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा हुआ, इससे ये जितना समय लेगा उससे कम, उससे कम समय ये 90 डिग्री सेल्सियस वाला लेगा। ठीक है, आपकी बैटरी, मान लो आपकी मोबाइल की बैटरी है 100% चार्ज है, जो 100% चार्ज है ना, उसका 10% उतरने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जो 90% बचा है ना, वो जल्दी उतर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप रील देख लोगे ना, पढ़ाई तो करोगे नहीं। पॉलिटेक्निक सफर आपको पढ़ा रहा है, आप पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, तो पढ़ो ना, ये होता है। ठीक, वही चीज। और इसका सूत्र क्या होता है, यहां पर आपको दे दिया गया है। ठीक है, इस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर आपको सारी चीजें दे दिया गया, ये सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट पॉइंट है आपका। ठीक है, ये सूत्र का क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा आपके वीडियोस में, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आज के लिए वीडियो इतना ही। अब इसका सेकंड वीडियो आएगा, सेकंड पार्ट, उस पार्ट को जरूर देख लेना, उसमें आपको न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा, तो आप लोग उस पार्ट को जरूर देख लेना। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, इसका पीडीएफ आप लोगों को सही चाहिए, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर सारी नोटिफिकेशन दिया जाएगा, कब आपका फॉर्म निकलेगा, और उसके बाद काउंसलिंग होता है, कब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, कौन सी वीडियोस आज पढ़ी है, कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, ये सारी चीजें नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।